नमस्कार, मैं हूं हाँ। विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विश्लेषक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद गोली। आज के इस बुलेटिन में आपके लिए बहुत सारी खबरें होंगी। आज हम सोने चांदी पर भी बात करेंगे और तेल का खेल किस तरह से अब डरावना होता जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका के बढ़ते कर्ज पर भी चर्चा होगी और जापान की घटती जीडीपी पर भी चर्चा होगी। ये तमाम खबरें जो आपके निवेश और आपके लिए ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो सब इस बुलेटिन में मिलेगी। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विक्रांत, आपको और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन है। शरद सर, बातचीत शुरू करें सोने चांदी और बाकी चीजों पर, उससे पहले सबसे पहले मैं तेल पर बात करना चाहता हूं। सर, तेल के दाम $100 पार होते दिखाई दे रहे हैं और अब ट्रंप साहब ओमान को धमका रहे हैं। 60 दिन का सीज फायर था, वो भी खत्म हो चुका है। अब ओमान को धमका रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि सर अब ये डर होने लगा है कि अगर तेल के दाम नहीं रुके तो बड़ी दिक्कत की बात हो चलो जाएगी। तो चलो। बिल्कुल, तेल के दाम $91 विक्रांत इस समय क्रॉस हो चुके हैं। और मजे की बात यह है, ट्रम्प साहब ने एक और ट्रुथ सोशल पे डाला है, हाँ। जिसमें उन्होंने बड़ी हंसाने वाली बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि तेल के दाम कम हो रहे हैं लगातार, हाँ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार तेल की आवाजाही हो रही है। हाँ। ये दोनों ही बातें कहाँ तक सच हैं, ये मुझे लगता है लोग जानते ही हैं। तेल के दाम 91 $91 पार हो चुके हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो टैंकर निकलता है उस पे अटैक हो जाता है। या तो अमेरिका अटैक कर देता था पहले, अब ईरान अटैक कर रहा है उस पे। तो इसलिए कहाँ से तेल के दाम कम हो रहे हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, उन्होंने अमेरिकी जनता को तसल्ली देने के लिए कि देखिए तेल के दाम जो हैं, और वैसे उन्होंने बोला था कि तेल के दाम जो है अब इलेक्शन तक कम नहीं होंगे, तो आप तेज गैस की हायर प्राइसेस देने के लिए तैयार हो जाए, वैसे ये बात भी बोली थी। हाँ। और अब जो है उनको घबराहट महसूस हो रही है। ओमान के ऊपर उन्होंने धमकी दे दी है, क्योंकि ईरान और ओमान का एक समझौता ऐसा पता लगा है कि हुआ है। एक आने का कंट्रोल करेगा, एक जाने का करेगा। उनको लग रहा है मुझे तो इन्होंने अलग कर दिया, ये आपस में ही समझौते कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहे हैं। इस बात को लेके उन्होंने उन्होंने भड़क गए हैं, और उन्होंने कहा है ओमान को हम उड़ा देंगे। सुबह तो एक जगह ये भी कह दिया था कि हो सकता है कुछ मिनटों में ही ओमान पे हमला हो जाए। तो ओमान को डराने का, धमकाने का, बहुत छोटी सी कंट्री है ओमान, और मस्कट उसका कैपिटल है, और यूएई के बहुत नजदीक है ये कंट्री, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये भी टच करती है ईरान की तरह, विक्रांत। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा कि पिछली बार तेल के दाम जब बढ़े थे तो सोने पर हमने बड़ा दबाव होते हुए देखा था, लेकिन इस बार वैसा दबाव नहीं दिख रहा। इस बार सोने ने भी तेल की तरह मजबूत पोजीशन बनाई हुई है अपनी। जी हाँ, मेरी आवाज साफ आ रही है विक्रांत। जी, आवाज एकदम ठीक आ रही है सर। तो देखिए, तेल का जैसे मैंने कहा था कि तेल पूरी कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की पकड़ से निकलने की। क्रूड ऑयल 91 से ऊपर है, जैसा मैंने बताया। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है, 100 से थोड़ा सा ही कम है, 99.6, 99.5 के आसपास घूम रहा है। बॉन्ड यील्ड 4.72 पहुंच गई है, पर 4.7 क्रॉस कर गई है। तो अच्छी बात यह है कि सोना और चांदी जो है, दोनों इन तीनों फैक्टर्स की पकड़ से थोड़ा थोड़ा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से छूट गए हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर जो आई विक्रांत, वो ये आई, जो कि आंकड़े शायद लोगों को ज्यादातर पता नहीं होते हैं। मेरी रात को न्यूयॉर्क में कॉमेक्स में जो मेरी टीम काम करती है, कॉमेक्स के कुछ ऑपरेटर्स के साथ मिलकर, कॉमेक्स के कुछ ट्रेडर्स में क्या बज वर्ड रहता है न्यूयॉर्क में, जो गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते हैं, वहां से एक आंकड़ा जिसपे पता लगा कि कॉमेक्स के ट्रेडर्स ने हाल में ध्यान दिया है, वो है 9.4 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की ट्रेजरी होल्डिंग में बड़े बाकी के देशों का निवेश था, 9 पॉइंट अप्रैल के महीने में, हाँ। जो कि इस समय घट के 100 बिलियन डॉलर कम हो गया है। यानी अप्रैल से जून के बीच में 100 बिलियन डॉलर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने वहां की ट्रेजरी में से अपना निवेश निकाला है। इससे विक्रांत दो चीजें सामने आती हैं। एक तो ये सामने आता है डी डॉलराइजेशन, यानी हाँ। कि डॉलर के एसेट्स में से सेंट्रल बैंक्स अपना निवेश को हटा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हटा के कहाँ लगा रहे हैं? गोल्ड में लगा रहे हैं। सेंट्रल बैंक की लगातार जो गोल्ड खरीदा, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ। ये यूएस ट्रेजरी को लिक्विडेट करके आ रहा है। ये एक नया आंकड़ा सामने आया है, जो हाल में जब मैंने बहुत तहकीकात करी कि आखिर सोने चांदी ने
ये जो $4,000 से $4,400 तक की छलांग थी, इसको एकदम से इसको लगाने का कारण क्या था? हाँ। तो इसका लगाने का जापानीज येन वेन तो ठीक है, वो बात तो पुरानी हो गई, वो तो एक दिन ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जापानीज येन अब फिर कमजोर हो गया, डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें। हम्म। पर अब जो मुख्य कारण निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाकी चीजें जो है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं, जियो इकोनॉमिक टेंशंस है, इन्फ्लेशन है, ओवरऑल दुनिया की डेट है। एक शरद कोहली ऑफिशियल पे वीडियो आ रहा है एक आध दिन में कि दुनिया के ऊपर कितना 353 ट्रिलियन डॉलर का दुनिया के ऊपर उधार है। 353 ट्रिलियन डॉलर का इस समय एक डिटेल्ड वीडियो इस पर आ रहा है। तो कुल मिला के हम देखें तो ये टेंशन थी जिसकी वजह से सोना चांदी चढ़ा। पर अब जो ये फैक्ट निकल के आए हैं हम्म। कि ये यूएस ट्रेजरी की घटती हुई विदेशी निवेश धीरे 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 वहां से देश निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और इन्होंने इन्होंने एक और डोनाल्ड ट्रंप ने हरकत करी है कि इन्होंने 2028 में हाँ। अपनी जो कैंडिडेचर है उसको फिर से बात उसके बारे में करी है। और जबकि मैं आपको बताऊं कि जो 1951 में अमेरिका में शायद 22nd अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो हुई थी, जी। 22nd अमेंडमेंट में पास किया गया था 1951 में। कितने साल हो चुके हैं आप लगाइए, करीब 75 साल हो चुके हैं। कि कोई भी कैंडिडेट 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। पर ये कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। इनके एक बैनन है, इनके सपोर्टर है वहां पर, उनका नाम है बैनन। हम्म। उन्होंने ये बात कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप तीसरी, उनसे कहलवाई है इन्होंने कि राष्ट्रपति ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। पर इनको रिपब्लिकन की सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी मैं बता दूं आपको हाँ। कि इस टाइम इनकी जो एक, इसको रिपब्लिकन को जीओपी बोलते हैं, हाँ। ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जीओपी रिपब्लिकन्स को। तो इनकी जो जीओपी की सपोर्ट है वो 79% आ चुकी है। पिछले कुछ 1.5 साल में 12% घट गई है। तो कैसे रिपब्लिकन्स इनको सपोर्ट करेंगे? और पहली बात तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, या ये कोई और बैकडोर की, जो मैंने आपको बताया था पहले, अपने दामाद को बेटे को बना देंगे, खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिमिट नहीं है, हाँ। प्रेसिडेंट के लिए है। खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, फिर उसके बाद वो रिजाइन करेगा और ये उसकी जगह चले जाएंगे। कुछ ऐसे 4-5 ऑप्शंस मुझे पता लगा है, काम किया जा रहा है। क्योंकि ये 83-84 साल की उम्र जब इनकी हो जाएगी 2029 में, और जनवरी 20 को ये फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश इनके मन में है। हाँ। और अभी तो पहले अपना ये टर्म पूरा करें, पहले तो यही है। अभी ये टर्म में ही जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए। अभी तो नवंबर के बाद जब रिपब्लिकन मेजोरिटी अगर चली जाती है तो कैसे काम करेंगे। तो बहुत सारी अटकलें वहां पर लगाई जा रही हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और तरह तरह के बयान रोज सामने आ रहे हैं। कुछ अटपटे होते हैं, कुछ कुछ धमकी भरे होते हैं, कुछ किसी प्रकार के होते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स। और जो लोग मुझसे, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं विक्रांत, आपके साथ इंटरेक्शन में भी और शरद कोहली ऑफिशियल पे भी जो जाता है, हाँ। कि भाई आप अमेरिका अमेरिका बहुत बात करते हैं, अमेरिका अमेरिका, आपका क्या अमेरिका से प्रेम है? मुझे बिल्कुल अमेरिका से प्रेम नहीं है। हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो आप मेरे विचार पहले से ही जानते हैं, मुझे लगता है कई महीनों से हम जुड़े हुए हैं। हाँ। बिल्कुल। पर मजबूरी ये है कि जिस जिस मार्केट को देख के दुनिया भर की शेयर मार्केट खुलती है, हम्म। और जहां से सोने चांदी की कीमतें तय की जाती हैं, तो हमें उस मार्केट को, हम चाहें या ना चाहें, हमें पॉलिटिकली वहां पर देखना पड़ता है, जियो पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ती है, और उस कंट्री की अपनी निजी राजनीति भी देखनी पड़ जाती है। क्योंकि ये सब चीजें, अच्छा, उनसे जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की बहुत बात करते हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं। हाँ। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हाँ। क्या सोने चांदी और शेयर मार्केट उनकी स्टेटमेंट से, उनकी हरकतों हाँ। से डिक्टेट नहीं करा हो रहा है? आप मुझे हमेशा। इस बात का जवाब दे दीजिए। तो जो आदमी शेयर मार्केट दुनिया भर की, और गोल्ड सिल्वर मार्केट को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, ट्रेड को, ओवरऑल जिस जिस व्यक्ति की डिसीजंस, जिस व्यक्ति की हरकतें, जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर तो भैया हमें देखना ही पड़ेगा ना, और कोई चॉइस ही नहीं है जी। बिल्कुल सही बात है। सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पिछले दिनों टर्की और रशिया ने बहुत अपना गोल्ड बेचा था। और रशिया तो खैर समझ में आता है युद्ध की वजह से, लेकिन टर्की ने भी अपना निकाला था। लेकिन अब टर्की ने जो अपना गिरवी सोना है वो वापस खरीदना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ चाइना लगातार खरीद ही रहा है। ये टर्की का भी दोबारा से अपने सोने को एक्यूमुलेट करना, ये तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन दिखाई देता है इस पूरे घटनाक्रम में। क्योंकि टर्की को ये समझ में आ गया कि हमने बेच के गलती करी। अगर मैं सीधा बोलूं कि हमें नहीं बेचना चाहिए था। हम्म। और उनको ये भी लग रहा है अगर इसको अभी नहीं हमने वापस लिया तो ये महंगा हो जाएगा। हम्म। तो ये अभी, पहले उस टाइम उन्होंने बेचा था 4,000 4,200 के बीच में रेट थे, अब 4,400 के आसपास आ गए हैं। हम्म। तो मुझे लग रहा है टर्की को ये समझ में आ गया कि ये गलती थी। और आगे, और देखिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
हाँ। जब बाकी के सारे देश लगातार सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, तो टर्की को लगा कि हम ही बेवकूफी कर रहे हैं, हमने इसको बेच दी है, तो कल की करेंसी यही है। और देखिए, अमेरिका की हरकतें सबको समझ में आ रही हैं कि, और डी डॉलराइजेशन सबको दिखाई दे रहा है। एक इंग्लिश में कहावत होती है, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। हम्म। आई थिंक डी डॉलराइजेशन इज राइटिंग ऑन द वॉल, कि अब ये तय हो चुका है कि डॉलर के चंगुल से दुनिया ने निकलना ही निकलना है। और डॉलर से चंगुल से निकलने का मतलब है कि सोने चांदी के लिए हम्म। सुनहरे दिन और चांदी भरे दिन आने वाले हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 2 साल में आए, 3 साल में आए, 6 महीने में आए, 1.5 साल में आए, वो एक अलग बात है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे बोलते हैं। हम्म। जी सर, विक्रांत। अमेरिका की, क्योंकि हमने अमेरिका की बात की, एक सवाल अमेरिका के लिए जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो सामान्य लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं रखते, उनको हमेशा लगता है कि अमेरिका बड़ा अमीर देश और खुशहाल देश। लेकिन 40 ट्रिलियन के करीब अमेरिका का कर्ज हो गया है, और अब वो लगातार जिस तरह से बढ़ता ही जा रहा है, तो दिक्कतें तो कम ट्रम्प साहब के लिए भी नहीं है। बिल्कुल, और इस $40 ट्रिलियन तो पहुंच ही गया है विक्रांत। हम्म। उसके अलावा इस डेट की जो सर्विसिंग है, हाँ। सर्विसिंग होता है जब आप डेट रीपे करते हैं और डेट का ब्याज देते हैं। ये ब्याज अब हर 10 महीने बाद $1 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिका के ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़े जा रहा है। हाँ। तो इसको हम बोलते हैं डेट स्पाइरल। ये हम्म। लोग एक डेट का भंवर, आप समझ लीजिए, एक एक उधार के भंवर में फंस गए हैं। पिछला उधार वापस करने के लिए नया उधार लेना पड़ रहा है, डॉलर छापने पड़ रहे हैं। अगर आज अमेरिका का डॉलर एक वैश्विक करेंसी ना होता, हाँ। बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जी। तो अमेरिका डूब गया होता। अगर अमेरिका का डॉलर वैश्विक करेंसी है, क्योंकि हाँ। डॉलर बाकी बाहर जगह इतना डिमांड में है, तो इन लोगों को क्या है, ये उधार इनको दूसरी करेंसी में नहीं लेना पड़ता है। देखिए, बाकी देशों को उधार डॉलर में लेना पड़ता है। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय उधार की बात कर रहा हूं। हाँ। पर अमेरिका को उधार दूसरी करेंसी में नहीं लेना पड़ता। अमेरिका का तो खुद ही डॉलर उनका बाकी जगह चलता है। बस ये इनके पास एक राहत की बात है। अगर ये नहीं होती, परंतु लगातार चलता हुआ चढ़ता हुआ उधार, ये मेरे हिसाब से एक एक विशियस सर्कल में फंस रहे हैं। किसी दिन अगर डिफॉल्ट हो गया हम्म। और किसी दिन कोई ऐसा ट्रिगर आ गया, तो एकदम से, जैसा मैंने कहा कि उधार के बारूद पर बैठे हैं, अगर वो फट गया बारूद, तो हाँ। बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये जो यूएस ट्रेजरी से डॉलर्स का लिक्विडेशन है, हाँ। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट है, $9.4 ट्रिलियन। आप सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था ही $4 ट्रिलियन से भी अभी नहीं कम है। हम्म। इनकी टोटल जो है इनकी टोटल ट्रेजरी होल्डिंग्स, फॉरेन ट्रेजरी होल्डिंग्स 9.4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो वो बात अलग है, हाथी कितना भी पतला हो जाए, भैंस तो रहता ही है, एक कहावत है, कितने भी कमजोर हो जाए इनके डॉलर। परंतु यहाँ से डॉलर का दुनिया पर से वर्चस्व मुझे आने वाले सालों में समाप्त होता दिखाई दे रहा है। उस समय इनको ये जो उधार जिसकी आप बात कर रहे हैं, $40 ट्रिलियन, इनको बहुत बुरी तरह ये काटने लगेगा। और जापान के येन को भी संभालने की बहुत कोशिश की सर ट्रम्प साहब ने डॉलर के जरिए। लेकिन जापान का सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी रिजल्ट आया है, बड़ा डराने वाला है, क्योंकि 1.1% आया। 2% की उम्मीद की जा रही थी कि 2% तक हो सकता है। फर्स्ट क्वार्टर का 2.1% था, तो इस बार उससे भी आधा हो गया है। तो और येन भी 159 तक दोबारा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी बड़ी चिंता की बात। और ये भी आपको बताऊं, जो जीडीपी नंबर्स 1.1% के आए हैं जापान के, ये भी नंबर्स विश्वसनीय नहीं है। हाँ। पूरी दुनिया में, जैसा मैंने पहले कह चुका हूं, खतरनाक ट्रेंड है जीडीपी नंबर्स को प्लस में रखने का। मेरे हिसाब से जापानीज अर्थव्यवस्था इस समय नेगेटिव में है। हम्म। वो नेगेटिव जीडीपी है। नेगेटिव अपने आप को दिखाते नहीं, क्योंकि वहां पहले ही ब्याज की दरें 1% के आसपास है, और ब्याज की दर और बढ़ाने की सोच रहे हैं। आप सोचिए, जीडीपी नंबर्स यहाँ आए हैं, हाँ। अगर ऐसे में ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो क्या हालत होगी। तो जापानीज अर्थव्यवस्था फंसी हुई है, एक तरफ ग्रोथ है नहीं, ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, और हाँ। उनको समझ नहीं आ रहा, अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो जीडीपी और नीचे जाती है। हकीकत यह है कि जापानीज अर्थव्यवस्था विक्रांत इस समय बूढ़ी हो चुकी है। हम्म। सिवाय कुछ ब्रांड, जापान चलता था अपने ब्रांड्स के नाम, पैनासोनिक, हाँ। होंडा, मित्सुबिशी, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स है। आप बताइए, आज पैनासोनिक के ले लीजिए, मित्सुबिशी ले लीजिए, होंडा ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, होंडा की गाड़ी हाउस होल्ड नेम होता था एक समय। आज होंडा की देखिए कैसे धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। मित्सुबिशी घाटे में है। एक इनका टोयोटा और सुजुकी दो चल रहे हैं, क्योंकि वो भी इन्होंने कुछ यंग मैनेजमेंट को वहां पर, मुझे पता लगा, यंग प्रोफेशनल्स को रखा है, उसकी वजह से टोयोटा और ये चल रहे हैं, सुजुकी। अदरवाइज ये भी अब तक जो है खत्म होने की कगार पे जा रहे होते। तो जापानीज अर्थव्यवस्था इस समय खतरे में है, वहां पर काम करने वाले लोग नहीं है।
हम्म, वहां पर नौकरी निकल रही है, नौकरी करने वाले नहीं है, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है नहीं। तो हम्म, सारे बुजुर्ग, आप किसी फैक्ट्री में जाएं, मुझे मेरे मित्र कोई आए टोक्यो से, वो बता रहे थे कि आप किसी फैक्ट्री में जाएं, आपको ऐसे लगेगा आप किसी ओल्ड एज होम में आ गए हैं। हम्म, जैसे ओल्ड एज होम होता है, सब लोग 65-70 साल से ऊपर के वहां काम कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि कोई जवान आदमी काम करने वाला ही नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है। तो जापानीज अर्थव्यवस्था बहुत खतरनाक स्तर पर है, और इन्होंने विदेशों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, भारत में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। पर बिल्कुल चिंता वाली बात है, क्योंकि अमेरिका को जापान को बचाना ही पड़ेगा, येन को बचाना। अगर येन ज्यादा डूबता है, 164 पे पीछे था जब हाँ, रिकवरी हुई, अब ये फिर 164 तक जाएगा, तो अमेरिका को फिर से एक बार डॉलर इसमें डालने पड़ेंगे, डॉलर बेचने पड़ेंगे, येन को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और जापान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जॉइंटली चल रहे हैं, हम्म, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो इस करेंसी लॉस की वजह से डीरेल होने शुरू हो जाए, बहुत बड़ा ही नुकसान हो सकता है। तो ये भी सोने चांदी के लिए विक्रांत एक अच्छी हाँ, खबर हो सकती है आगे, कि हाँ, अगर अगर फिर एक बार डॉलर बेचे गए तो डॉलर इंडेक्स, डॉलर कमजोर होगा, और सोना चांदी इससे ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सर, हालांकि ये ये मैं फिर सवाल कहना चाहूंगा जी, कि सोना चांदी पूरी कोशिश कर रहा है अपने इन डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल के चंगुल से निकलने का कोशिश कर रहा है। पूरी हाँ, तरह से नहीं निकला है, पर काफी हद तक सफल रहा है। बिल्कुल सर, ये सवाल हमारे एक दर्शक जानना भी चाहते थे कि जापानी येन की कमजोरी, अगर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद अगर कमजोरी बढ़ती है तो सोने को, गोल्ड को तो वो मजबूत करेगा। बिल्कुल, मैंने जवाब दे दिया। देखिए, अब हाँ, उनके हाँ, उनके पूछने से पहले ही, मैंने तो देखा भी नहीं था सवाल, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बिल्कुल, अगर अमेरिका को जापानीज येन को फिर रिकवर कराना पड़ा, तो हाँ, इससे सोने चांदी को बूस्ट मिलेगा। पिछली बार जब 4000 से ऊपर गया था, हाँ, मैंने जो अभी आपको एक सीक्रेट डेटा बताया है यूएस ट्रेजरी का, हाँ, उसके अलावा जो कारण ये थे कि जापानीज येन को रिकवर करने के चक्कर में इनको डॉलर बेचने पड़े थे, जिससे बूस्ट मिला था। पर ये भी एक कारण बना जो मैंने आपको आज बताया। तो ये सारे सब कुछ देखिए मिला जुला के, जब भी सोना चांदी उठते हैं और गिरते हैं, तो काफी फैक्टर्स मिलजुल के चलते हैं, कोई एक फैक्टर जरूरी नहीं कि होता है। हाँ। सो ये बिल्कुल दर्शक का मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। सर, एक चीज जहां से हमने बातचीत शुरू की थी तेल को लेकर, वहीं पर खत्म करना चाहूंगा कि पिछली बार जब तेल संकट आया था और दाम बढ़ने शुरू हुए थे तो तमाम देशों के पास अपना रिजर्व भी काफी था। चाइना के पास बहुत बड़ा रिजर्व था, जिस कारण उसने बहुत कम तेल खरीदा, उसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब भी अगर तेल संकट बढ़ता है और 100 से ऊपर ये भागता है तो इन देशों को भी तेल खरीदना पड़ेगा, और मांग ज्यादा होने से तेल के दाम हो सकता है कि बहुत तेजी से फिर भागे भी। तो इस बार का संकट जो है वो, ये सवाल मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं सर कि इस बार का जो तेल संकट है वो पिछली बार से ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार रिजर्व था देशों के पास, जो इस बार उनके पास नहीं है। वो पहले एक्यूमुलेट भी करेंगे और जरूरतें भी पूरी करेंगे। देखिए, रिजर्व चाइना के पास 2 साल का रिजर्व है। तो हाँ, अभी जो संकट आया उसमें कुछ महीनों का ये संकट है, कुछ 6 महीने उसने एसपीआर, जिसको जी, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, कुछ यूज किए होंगे। हाँ, प्लस बीच में जब 71-72 आया, तो मुझे पता लगा कि काफी देशों ने अपने रिजर्व को रिप्लेनिश भी किया था, जब 70-80 के बीच में था। हाँ, उस टाइम फिर वो फटाफट पहुंच के 88-90 के आसपास पहुंच गया था। तो अब इन कीमतों पर भी विक्रांत, आपको हैरानी होगी, बहुत सारे देश अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं इन कीमतों पर भी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में अब वो जो 65-70 डॉलर की कीमत थी, वो पता नहीं दोबारा आए ना आए, उनको ऐसा लग रहा है। हम्म, तो अगर 100 से ऊपर कहीं जाके टिक गया, तो फिर तो ये 88 डॉलर और 90-91 डॉलर प्राइस बुरी नहीं है। हम्म, तो अभी भी वो लोग इकट्ठे कर रहे हैं। और भारत से संदर्भ में भी मुझे सवाल आया था, विक्रांत, में से किसी मीडिया चैनल ने पूछा था कि भारत इस समय कहाँ से अपनी जरूरतें पूरे कर रहा है। तो भारत का 50% से ज्यादा तो रशिया से आ रहा है। हम्म, और भारत इस समय कौन से रूट से ले रहा है, ये भी पूछा गया। तो भारत केप ऑफ गुड होप जो रूट है, जो अफ्रीका के नीचे से घूम के आता है, उस रूट से ले रहा है। कुछ थोड़ा बहुत रेड सी से बाबल मंदेब अभी पूरी तरह से बंद नहीं है, हम्म, जहां पर हूथियों का और सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर वहां से कुछ जहाज आ रहे हैं। पर मेनली भारत जो है केप ऑफ गुड होप से इस समय ले रहा है, और आधी से ज्यादा जरूरत भारत अपनी इस समय रशिया से पूरा कर रहा है। और भारत की जो बास्केट है उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, क्योंकि हमें शिपिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, हाँ, हमें इंश्योरेंस कॉस्ट भी इस समय ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल सर। सर, सोने का एक आखिरी सवाल कि सोने के 200 डे मूविंग एवरेज पर लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि 4500 तक कब पहुंचता है, और अगर 4500 तक पहुंचा तो उसके बाद वहां पर थोड़ा क्या सोना टिकेगा, उसको लेकर लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है।
देखिए, सोने के बारे में पहले भी बता चुका हूं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, जो चार्ट प्लॉटिंग हम कहते हैं, 200 डेमा, 50 डे डेमा, डेली मूविंग एवरेजेस जो होती है, वो आप प्लॉट करते हैं तो देखिए, एवरेज तो हर चीज की, जिस चीज की कीमत रोज हो रही है उसकी एवरेज तो निकल आती है। पर उसको मैं बहुत ज्यादा डिसाइसिव पैमाना नहीं मानता हूं कि अगर 4500 उसका डेमा पहुंच जाए तो इतना होगा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर सोने चांदी के, जिसके बारे में हम आज भी बात करते रहते हैं। ये क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियो इकोनॉमिक टेंशन, इन्फ्लेशन, ओवरऑल डेट पोजीशन क्या है दुनिया की, इतने सारे फैक्टर्स, डिमांड सप्लाई हो गई, माइनिंग सप्लाई हो गई, प्रोडक्शन हो गई, सेंट्रल बैंक्स की परचेज हो गई, चाइना का हांगकांग में सेंटर क्रिएट करना हो गया, चाइना से 2000 टन हांगकांग में मूव करना हो गया। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि हम इसमें डेमा पूरी तरह से विक्रांत काम नहीं करता है, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल हालांकि एक टेक्निकल चार्ट पे एक मूविंग एवरेज तो हर चीज की होगी, एवरेज भी हर चीज की होगी। तो बाकी आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा, मैं इसी से क्लोज करना चाहूंगा। जी। अभी भी मुझे 70% चांस यहाँ से ऊपर की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। 30% चांस मुझे यहाँ थोड़े दबाव का नजर आ सकता है। सुबह इसने 4400, कल रात को 4488 भी टच किया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग रात को नहीं, का 4488 रात को टच काया, करीब करीब 4500 के आसपास पहुंचा था। इस समय फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है और 4400 से नीचे आ गया है। ज्यादा मूवमेंट रात के टाइम होती है, क्योंकि कॉमेक्स रात को खुलता है। उसके बाद कॉमेक्स ट्रेड, तो फ्यूचर्स तो ट्रेड होते रहते हैं, पर बेसिकली भारतीय बाजार उस कीमत को पकड़ के फिर दिन में ट्रेड करते हैं। तो 4500 के आसपास तो ऑलरेडी पहुंचने को है, कल रात को उसने टच किया है। तो मुझे यहाँ से अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल की कीमत 100, 100, 110, 100 पहुंच जाती है, तो फिर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि अभी इन फैक्टर्स के पूरे चंगुल से नहीं निकला है, निकला है, पूरी तरह से नहीं निकला है। तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। बाकी लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई बदलाव नहीं है। जो मैं 2 से 5 साल का नजरिया बोलता हूँ, उसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं नजर आता। रॉबर्ट कियोसाकी साहब के रोज बदलते हुए बदलाव अपने स्टेटमेंट नजर आते हैं। कभी 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 हेड, कभी टेल, कभी हेड, कभी टेल, कभी इतने लाख, कभी उतने लाख, कभी चेतावनी आ जाती है, फिर 2 दिन बाद ये आ जाता है। तो वो, मैं मुझे लगता है किसी व्यक्ति को बार बार जब ऐसे करते हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ये उनके खुद के सोचने की बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े हमारे साथ, चर्चा में शामिल हुए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सब्सक्रिप्शन करने का रिक्वेस्ट जी। डाल दें विक्रांत। लोगों बिल्कुल के, जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने सुझाव भी दीजिए। अब तो सुझाव विक्रांत, हम आपके सवाल भी यहाँ पर ले लेते हैं इसमें। हाँ, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर जवाब आता होगा तो मैं जरूर दूंगा। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मुझे सब सवालों के जवाब आते हैं, पर अगर आता होगा तो हमें खुशी होगी जवाब देके। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।